नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिस्टर आदित्य खेमानी से और उनसे जानेंगे उनके एनएफओ के बारे में। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड लेकर आया है इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड, तो समझेंगे कि बिजनेस साइकिल फंड क्या होता है और कैसे इस फंड को खेमानी जी मैनेज करने जा रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू पंकज जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर इज माइन। आपने समय निकाला और इस दौरान जब आपका फंड लॉन्च हो रहा है तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये बिजनेस साइकिल क्या होती हैं, इसको आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, और बिजनेस साइकिल फंड कैसे काम करता है। सर बिजनेस साइकिल फंड जिस तरह हम जानते हैं, बिजनेस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। कोई भी बिजनेस हमेशा सेम रेट से नहीं ग्रो करता है। बात है। तो एक टिपिकल बिजनेस साइकिल फंड क्या करता है कि जो भी बिजनेस आज के दिन नहीं अच्छा कर रही है तो उसका मतलब जनरली स्टॉक प्राइस कम रहती है उस टाइम। तो उनको लेने का कोशिश करते हैं और बाद में जब बिजनेस अच्छा करने लग जाती है तो स्टॉक प्राइस जब बढ़ जाती है तो उसको आप बेच देते हो। सो एक टिपिकल बिजनेस साइकिल ये बिजनेस के उतार और चढ़ाव के एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। सो दैट इज़ व्हाट अ टिपिकल बिजनेस साइकिल फंड डज। बट हम बोलेंगे दो अप्रोच होता है यहाँ मैनेजिंग बिजनेस साइकिल फंड मैनेज करने का। एक तो आप नीचे लीजिए जब सेक्टर नहीं अच्छा कर रहा है, बिजनेस नहीं अच्छा कर रहा है, और उसे बेचिए जब बिजनेस अच्छा कर रहा है। दूसरा है कि आप कोई भी सेक्टर अगर कोई थीम से अटैच्ड है, वो सेक्टर बहुत सालों के लिए अच्छा कर सकता है, तो आप वो पूरे टाइम उसको खेलिए। तो आप अच्छे टाइम पे वो कंपनी को लीजिए और उसको लंबे टाइम के लिए रखिए, होल्ड करिए, तो आपको कंपाउंडिंग मिलता है उस दौरान। तो दिस इज़ द सेकेंड अप्रोच इन मैनेजिंग बिजनेस साइकिल फंड। तो हम जो अप्रोच लेंगे वो ये सेकेंड अप्रोच रहेगा। हम क्योंकि पहला अप्रोच क्या है, टिपिकली कॉन्ट्रा स्टाइल ऑफ मैनेजिंग मनी है कि बिजनेस जो कि कॉन्ट्रा है आज के दिन आप उसको लेते हो। बट अगर आप बिजनेस जो अच्छा कर रही है आज के दिन, वो एक ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो हम इसको अडॉप्ट करेंगे अपने फंड में। मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपने भी कहा कि बिजनेस में या इकोनॉमी में डिफरेंट साइकिल्स होती हैं। कभी एक्सपेंशन होता है, कभी रिसेशन होता है, पीक होता है, स्लम्प होता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप सेक्टर्स चुनते हैं इसमें। दैट इज व्हाट यू वांट टू से। अब अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, बिग कैटेगरी जहां फ्लेक्सिबिलिटी है, अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्ट किया जा सकता है, अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो फंड मैनेजर्स वहाँ पर भी तो इकोनॉमी में को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स का या सेक्टर्स का चुनाव करते होंगे। तो बिजनेस साइकिल में ऐसा क्या अलग होता है जो फ्लेक्सी कैप्स से इसको एकदम अलग बनाता है? ठीक है सर, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा एक क्वेश्चन आंसर करने के पहले, कि हम ये फंड में कंपनी लाइफ साइकिल को भी ध्यान में रखेंगे। जब हम कंपनी लाइफ साइकिल बोलते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली पीपल एक साइकिल होता है, हम वी आर बॉर्न, बड़े होते हैं, सो टिपिकल टू दैट कंपनी की भी एक लाइफ साइकिल रहती है। जब एक नया कंपनी होता है वो स्टार्टअप फेज़ में रहता है, फिर वो ग्रोथ फेज़ में जाता है, फिर एक टाइम के बाद वो एक डिक्लाइन फेज़ में चला जाता है। तो हम ये बिजनेस साइकिल फंड में कंपनी लाइफ साइकिल भी अटैच कर रहे हैं। तो जो कंपनी एक मैच्योर्ड और डिक्लाइन स्टेज में है वो हम ये फंड में नहीं लेंगे, बिकॉज आप जैसे जानते होंगे लॉन्गर टर्म में स्टॉक प्राइस मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू अर्निंग्स ग्रोथ। मैच्योर्ड कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ कम रहती है। तो इसीलिए हम ये फंड में कंपनी लाइफ साइकिल भी ऐड कर रहे हैं, और जो कंपनी मैच्योर्ड और डिक्लाइन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में है उसको हम टच भी नहीं करेंगे। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, हाउ इज दिस फंड डिफरेंट फ्रॉम अ फ्लेक्सी कैप फंड? इकोनॉमी देखिए, आप सभी फंड में आप देख के इन्वेस्ट करते हो, सही बात है। बट पहला जो मैंने आपको कंपनी लाइफ साइकिल बोला, मैंने आपको वो फैक्टर दूसरे फंड में मैनेज करने का नहीं है। जैसे मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड भी मैनेज करता हूँ, तो उसमें हम ये कंपनी लाइफ साइकिल नहीं देखते हैं। जो कंपनी बहुत बड़ा भी हो गया है, जैसे बड़े आईटी कंपनी हो गए, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, हम उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। बस इस फंड में हम नहीं करेंगे इन्वेस्ट। और दूसरा एक चीज़ मैंने आपको नहीं बोला कि हम जब बिजनेस लाइफ साइकिल बोलते हैं तो कंपनी लाइफ साइकिल भी देखा जाता है, प्लस बिजनेस साइकिल देखा जाता है।
जब बिजनेस साइकिल का मतलब एक सेक्टर कैसा कर रहा है, जैसे कि एक सेक्टर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम फिनेंशियल्स का एग्जांपल लेते हैं, फिनेंशियल्स हम जनरली बैंकिंग को मानते हैं, बट बैंकिंग छोड़ के बहुत सारे अलग सेक्टर्स भी होते हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, कैपिटल मार्केट कंपनीज हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए। तो इसमें पॉसिबल है कि कुछ सेगमेंट फिनेंशियल्स का हाई ग्रोथ फेज में है, कुछ सेगमेंट लो ग्रोथ फेज में है। तो इन अ फंड लाइक बिजनेस साइकिल हम ये फंड में उन सेगमेंट में पैसा डालेंगे जो एक हाई ग्रोथ फेज में है। जो एक लो ग्रोथ फेज से गुजर रहा है उसमें हम नहीं डालेंगे। बट ये फ्लेक्सी कैप फंड और अदर फंड्स में ये कंसिडरेशन नहीं होते हैं। अदरवाइज ये भी एक मल्टी कैप काइंड ऑफ फंड ही रहेगा, क्योंकि हम इसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल ब्रॉडली इक्वल रहेगा। एंड दिस इज़ अ फंड, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें हम कंपनी विच आर मेच्योर्ड हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब बहुत सारे लार्ज कैप्स हम इनमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे। मैं आऊँगा पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट एक बात पहले जो थी कि आपने एक बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि जो एक कंफ्यूजन हो सकता है कि बिजनेस साइकिल जो है वो भी डाइवर्सिफाइड फंड है और फ्लेक्सी कैप भी डाइवर्सिफाइड फंड है। तो कैसे इन्वेस्टर डिसाइड करे कि उसके लिए बिजनेस साइकिल सुटेबल है कि फ्लेक्सी कैप है? तो यहाँ पर आप कह रहे हैं क्लियर डिमार्केशन है दोनों फंड के अंदर, दोनों को डिफरेंटली मैनेज किया जाएगा। ठीक है, 50-60% पोर्टफोलियो सिमिलर हो सकता है, बट इट विल बी क्वाइट डिफरेंट। जैसे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम वो कंपनीज को चूज़ कर रहे हैं जो कि हाई ग्रोथ फेज में है। Correct. तो हमारा एक प्रोसेस, एक टॉप डाउन प्रोसेस, टॉप कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप प्रोसेस है। तो टॉप डाउन में हम कुछ थीम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा थीम नहीं है कि खाली मुझे पता है या खाली आपको पता है। ये एक थीम लॉन्गर टर्म थीम है। थीम क्या होता है? एक लॉन्गर टर्म थीम रहता है जो कि और कोई कंपनी जो कि थीम से अटैच्ड है, जब अब वो कंपनी लंबे समय तक अच्छी करेंगी। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, प्रीमियमाइजेशन एक थीम है। प्रीमियमाइजेशन का मतलब अगर किसी के पास भी ज़्यादा पैसा आता है तो टिपिकली ही अपग्रेड्स हिज लाइफस्टाइल। वो एक बेहतर गाड़ी खरीदता है, शर्ट का में भी ब्रांड बेटर ब्रांड लेता है। तो जैसे हम अगर कार इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लेते हैं, 5 साल पहले कार इंडस्ट्रीज़ में खाली 25% ही एसयूवी बिकती थी। आज के दिन वो नंबर 65-70% है। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ प्रीमियमाइजेशन। तो व्हाट वी आर सेइंग इज 8-10 themes we have identified in this fund where the business cycle looks very positive and there are companies underlying those themes and we will invest in those companies. तो प्रीमियमाइजेशन का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल आप अगर लोगे तो फिनेंशियलाइजेशन का एग्जांपल हम लेते हैं। हम फिनेंशियलाइजेशन में देखेंगे कि पहले लोग रियल एस्टेट में ज़्यादा पैसा डालते थे, गोल्ड में ज़्यादा पैसा डालते थे, बट लास्ट 3-4-5 साल में हमने देखा है इक्विटी मार्केट जब अच्छा कर रहा है, यू आर सीइंग पीपल पुट मोर मनी इनटू इक्विटी मार्केट्स। तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हम देखेंगे, अभी नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 17-18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए। 5 साल पहले ये नंबर 4 करोड़ होता था। बट 17-18 करोड़ डीमैट अकाउंट होने के बावजूद आज के दिन एनएससी के एक्टिव क्लाइंट खाली 5 करोड़ नंबर है। तो इन अ कंट्री 140 करोड़ पीपल, ओनली 5 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स ऑफ एनएससी आर देयर। तो ये लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड है। 5 साल बाद, 10 साल बाद 5 वाला नंबर 20, 25, 30 हो सकता है। इसका मतलब जो भी कंपनीज ये थीम से अटैच्ड है, कैपिटल मार्केट कंपनीज, एक्सचेंजेस, एएमसीज एंड ऑल कंपनीज विल डू वेरी वेल, क्योंकि ये थीम अच्छा लगता है लॉन्गर टर्म में। तो हम मे बी कैपिटल मार्केट कंपनी, एएमसी ये सब अपने पोर्टफोलियो में लेंगे। अगर वापस हम एक और थीम देखेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन एक थीम है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब जैसे हम अभी आइस व्हीकल यूज़ करते हैं, लेकिन आप देखेंगे अब ई व्हीकल में मार्केट शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आज के दिन अगर टू व्हीलर एज अ मार्केट भी लेंगे पूरा, खाली 5-6% टू व्हीलर आज के दिन इलेक्ट्रिफिकेशन ई व्हीकल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जर्नी लंबा है, ये जर्नी 5% का 30, 40, 50% अगले 5-10 साल में हो जाएगा। तो जो भी कंपनीज ये इलेक्ट्रिफिकेशन से बेनिफिट करता है, अगर आप वो लोगे पोर्टफोलियो में, तो योर पोर्टफोलियो विल डू वेरी वेल। तो दीज आर जस्ट थीम्स सर, बहुत सारे थीम है। अगेन ई कॉमर्स इज़ अ थीम, क्विक कॉमर्स इज़ अ थीम। हम क्विक कॉमर्स देखेंगे, आज के दिन अगर जो भी 4-5 कंपनीज है क्विक कॉमर्स में, उनका मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र ऐड कर देंगे तो अभी भी 2.5 करोड़ यूज़र है टोटल मिला के। तो दैट नंबर इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड 2.5 करोड़ यूज़र में भी मल्टीप्लिकेशन होगा एक घर में।
husband wife both might have, so household penetration is very low. So ये लंबा लॉन्ग टर्म बेट लगता है, थीम लगता है, जो कि लंबे समय तक अच्छा ग्रो करेगा. जब आप उन कंपनी में अगर पोजीशन लेंगे जो ये थीम से बेनिफिट करेगा, सो दैट योर पोर्टफोलियो लॉन्गर टर्म एक ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ वाली पोर्टफोलियो रहेगी, ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ वाली पोर्टफोलियो रहेगी. तो आई मीन नेचुरली स्टॉक प्राइस शुड डू मच बेटर इन दी लॉन्गर टर्म. सो ये एक अप्रोच है. तो हम बोलेंगे ये थीम 10 थीम है, ये 10 थीम अच्छी लग रही है अगले 5-10 सालों के लिए. तो विच अदर कंपनीज बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट थीम, तो हम लेट्स बाय दोज कंपनीज इन आवर पोर्टफोलियो. सो दैट इज़ द अंडरलाइंग हाउ बिजनेस साइकिल फंड विल बी मैनेज ओवर ईयर. सर बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा था प्रोसेस कैसे होगा, आपने एक्सप्लेन किया मुझे. लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि जैसे इकोनॉमी में डिफरेंट साइकिल्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग सेक्टर्स का सिलेक्शन होता है. तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्या इंडिकेटर होंगे आपके लिए जिस बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि ये जो बिजनेस साइकिल है ये किस तरह के सेक्टर्स के लिए सूटेबल है, कौन सेक्टर्स पिक किए जा सकते हैं? तो इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए. मैक्रो में, इकोनॉमी में नॉर्मल इंडिकेटर्स तो हम जानते ही है. जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, क्रेडिट ग्रोथ कैसा चल रहा है इकोनॉमी में. सो दीज टेल यू एट व्हाट स्टेज इकोनॉमी की साइकिल चल रही है. वो एक्सपेंशन फेज में है, रिसेशन फेज में, डिफरेंट फेजेस बताती है. बट ये दैट अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, बिकॉज क्या देखा जा रहा है, इंडिया एक डेवलपिंग इकनॉमी है. सो इंडिया हैज़ बीन ग्रोइंग वेरी वेल, एक स्ट्रक्चरल इकनॉमी है. तो इंडिया एक डेवलप्ड मार्केट की तरह बिहेव नहीं करती है जहाँ पे आपका जीडीपी डिक्लाइन चल रहा है. तो एक इंडिया में ग्रोथ इज़ वेरी लीनियर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो 2 क्वार्टर का स्लो डाउन होता है तो 2 क्वार्टर एक्सपेंशन आ जाता है. जैसे हमने देखा लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, बट मे बी 1 क्वार्टर लेटर यू विल स्टार्ट अगेन सीइंग एक्सपेंशन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो एंड टू एंड साइकिल पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप अगर वही अप्रोच रखोगे तो आपको एंट्री, सपोज एक्सपेंशन फेज है तो आप बैंकिंग जैसा सेक्टर खेलोगे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसा सेक्टर खेलोगे. अगर थोड़ा डाउनटिक लग रहा है, इकनॉमी थोड़े रफ फेज से गुजर रही है, तो आप आईटी खेलोगे, फार्मा खेलोगे, कंज्यूमर स्टेपल्स खेलोगे, डिफेंसिव सेक्टर खेलोगे. बट दिस अप्रोच इज़ नॉट सफिशिएंट टू हेल्प यू मैनेज अ बिजनेस साइकिल फंड. दिस इज़ वन फैक्टर. बट इसीलिए हमने बोला आपको कि बिजनेस साइकिल ऑफ अ थीम ऑफ अ सेक्टर इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, एंड दैट हेल्प्स अस इन पिकिंग स्टॉक्स which have structural advantage. Structural theme is helping that company to grow at a faster rate, so that company will do well over the foreseeable future. तो इसीलिए खाली इकोनॉमिक साइकिल इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको बिजनेस की साइकिल देखनी पड़ेगी. जैसे अगर मैं वापस सब्सटेंशिएट करूँगा फिनेंशियल्स में, जैसे हमने डिस्कस किया बहुत सारे अलग सेगमेंट्स है, तो हम देखेंगे लास्ट 1.5-2 साल बैंकिंग ने नहीं अच्छा किया है, बट एट द सेम टाइम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैव डन वेरी वेल, कैपिटल मार्केट कंपनीज हैव डन वेरी वेल. तो आपको इंडिविजुअली सब सेगमेंट लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कौन से सेगमेंट है, कौन से सेक्टर में विच इज़ डूइंग वेल एंड वेयर देयर इज अ थीम अटैच्ड टू इट, सो दैट कंपनी कैन ग्रो एट अ फास्ट रेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ हाउ हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे. वंडरफुल. अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा कि टाइम पर बिजनेस साइकिल्स चेंज होती रहती हैं, बट आप अपने पोर्टफोलियो में जो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करनी है वो कितना फ्रीक्वेंट करेंगे? तो देखिए, एक और चीज़ है हमारे फंड में, हमने बोला है कि 70-30 मिक्स रहेगा हमारे पोर्टफोलियो में इन प्रो सिक्लिकल कंपनी एंड काउंटर सिक्लिकल कंपनी. प्रो सिक्लिकल कंपनी को अगर हम डिफाइन करेंगे, वो कंपनियां हैं जहाँ पे लास्ट 12 महीने में रेवेन्यू ग्रोथ उनका इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो रहा है. तो अगर इंडिया 10% पे ग्रोथ कर रहा है, तो जो भी कंपनी लास्ट 12 महीने में 10% के ऊपर ग्रोथ कर रही है उसको हम प्रो सिक्लिकल बोलेंगे. सो विच मीन्स दीज आर कंपनीज वेयर द साइकिल इज हेल्पिंग दीज कंपनीज ग्रो एट अ फास्टर रेट. So this will be 70% of our portfolio, and 30% of our portfolio will be counter cyclical company. These are companies जो कि लास्ट 12 महीने में ग्रोथ रेट इनका इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से कम है. तो ये कंपनी है जो कि आज के दिन अच्छा नहीं कर रही है. सो दीज आर टिपिकल कॉन्ट्रा कंपनीज आप बोलोगे, जो कि आज नहीं अच्छा कर रही है ड्यू टू सम फैक्टर, बट मे बी आने वाले दिनों में दे विल ऑल्सो स्टार्ट परफॉर्मिंग. इसीलिए हमारा 70-30 मिक्स है. इट्स अ प्रो ग्रोथ पोर्टफोलियो बिकॉज हम ज़्यादा एलोकेशन 70%
प्रो ग्रोथ प्रो सिक्लिकल कंपनीज को कर रहे हैं, एंड काउंटर सिक्लिकल इज़ ओनली 30%। तो एक चीज़ हमने कहा है कि एवरी 3 months एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वी विल रीबैलेंस दिस पोर्टफोलियो एज 70-30 प्रो सिक्लिकल एंड काउंटर सिक्लिकल। तो ये एक ये हमने क्यों रूल इंट्रोड्यूस किया है कि हम चाहते हैं हमारा पोर्टफोलियो एक प्रो ग्रोथ पोर्टफोलियो रहे। बिकॉज व्हाट हैपन, सपोज एक क्वार्टर के बाद एक कंपनी प्रो सिक्लिकल से काउंटर सिक्लिकल बन जाता है, तो आपका पोर्टफोलियो में भी धीरे धीरे काउंटर सिक्लिकल कुड बी अ मच हायर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, जो आप नहीं चाहते हैं, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ इन द प्रो सिक्लिकल कंपनीज इज मच हायर, तो यू वांट टू हैव अ हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो। तो ये कंपल्सरीली रीबैलेंसिंग हम करेंगे एवरी क्वार्टर, बट ये बहुत बड़ा, even though we don't have a numbers to this, time will say, but this should not be a big number from a churn point of view. But again sir, ये एक actively managed fund है, जिस तरह के actively managed fund rebalance नहीं करना पड़ता है, but you need to be completely on top of this portfolio कि आपको कभी भी कुछ एक्शन लेना पड़े, so it will be a actively managed portfolio. And also because ये 70% इसमें प्रोसिक्लिकल एक्सपोजर है, हम थीम्स से अटैच्ड है, तो हमें वो थीम हर क्वार्टर टेस्ट करना पड़ेगा कि वो थीम आज के दिन भी वैलिड है कि नहीं। इवन दो थीम्स अगले 5-10 साल दोज थीम्स शुड रिमेन वैलिड, बट मे बी कोई टाइम पे दैट थीम माइट नॉट डू वेल। तो अगर वैसा आपको लगे तो मे बी यू हैव टू रीबैलेंस एंड मे बी एग्जिट स्टॉक्स इन दैट थीम एंड पुट इन टू थीम्स विच आर डूइंग बेटर एक्चुअली। तो दिस इज सर, ये एक शार्पर पोजिशनिंग पोर्टफोलियो है, मैं बोलूँगा कि कुछ थीम्स हमने आइडेंटिफाई किए है, स्टॉक्स उन थीम का अकॉर्डिंगली हमने पोर्टफोलियो में लिया है और कंस्ट्रक्ट किया है 35 से 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो, एंड देन वी नीड टू एक्टिवली मैनेज एवरी क्वार्टर 70-30 के प्रपोर्शन में हम वो मेंटेन करेंगे प्रो सिक्लिकल और काउंटर सिक्लिकल, एंड लाइक एनी अदर एक्टिव फंड विल कीप इवेल्युएटिंग कंपनी अच्छा कर रही है, थीम अच्छा कर रही है, अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगा कि वो थीम और कंपनी नहीं अच्छा कर रही है, देन वी विल रीबैलेंस एंड मे बी एग्जिट दैट स्टॉक और थीम एंड गेट इनटू अदर स्टॉक्स और थीम्स। आदित्य जी, मुझे बताइए, आपने तो बता दिया कि प्रो सिक्लिकल और काउंटर सिक्लिकल का क्या रेशियो रहेगा यहाँ पर, और अगर मैं बात करूँ कि मार्केट कैप की, तो वैसे तो खैर डाइवर्सिफाइड फंड है, आपने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पर फिर भी आपने ऐसा कुछ डिसाइड किया हुआ है कि ज़्यादा लोकेशन आपका लार्ज कैप में रहेगा, या ऐसा कुछ डिसाइड किया हुआ है, या फिर टाइम के हिसाब से कुछ भी हो सकता है? सर, ये एक ऐसा हमने डिसाइड नहीं किया है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इंडिविजुअली कितना कितना प्रपोर्शन रहेगा, बट जैसा मैंने बोला एक फीचर फंड का है कि हम कंपनी लाइफ साइकिल में मैच्योर्ड कंपनीज नहीं लेंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लार्ज कैप कंपनीज एक्सक्लूड हो जाती है, बिकॉज उन लार्ज कैप कंपनियों का आप लास्ट 10 ईयर ग्रोथ देखेंगे वो इकोनॉमी से भी ग्रोथ नीचे कर रही है, तो वी विल नॉट बाय मैच्योर्ड कंपनीज, बिकॉज ऑफ दैट लॉट मेनी लार्ज कैप कंपनीज गेट एक्सक्लूडेड, सो यंगर कंपनीज कम इन टू द पोर्टफोलियो। तो हमने डिसाइड नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर लार्ज कैप विल बी अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द फंड, और हमने जो मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है broadly 1/3 is between large cap, mid cap and small cap, so एक equal proportion है, but ऐसा कुछ rule नहीं है, it is more top down theme के accordingly and more bottoms up which stocks in that theme fit that theme, so that is how we will keep managing the market cap of the fund. Okay. आपका बेंचमार्क क्या रहेगा? निफ्टी 500? बेंचमार्क will be निफ्टी 500. तो निफ्टी 500 में ज़्यादा लोकेशन देखा जाए तो लार्ज कैप का है, yes, बट आप यहाँ पे कह रहे हैं कि लार्ज कैप थोड़ा कम हो सकता है बिकॉज ऑफ रीजन कि आप मैच्योर कंपनी नहीं लेंगे, तो क्या अल्फा जनरेट करने के लिए वही एक फैक्टर होगा मेनली? सर, लॉन्गर टर्म आप देखोगे, एक तो हमारा एक्टिव वेट टू निफ्टी 500 बहुत ज़्यादा रहेगा ये फंड में, तो दैट कुड बी मे बी 90%. ओके, तो जो भी इन्वेस्टर ये फंड में पैसा डाल रहे हैं उनको ये सोच के चलना पड़ेगा, दिस फंड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम निफ्टी 500 इवन दो बेंचमार्क सेम है, सो दैट इज़ वन फैक्टर पीपल नीड टू सी. सेकेंडली, लुक, अल्फा जनरेशन के लिए खाली स्मॉल कैप में जाना इज़ नॉट अ, और मिड कैप में जाना, दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल अल्फा क्रिएशन. दिस थिंग लॉन्गर टर्म में आप देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप भी नीचे आते हैं, लार्ज कैप नहीं गिरती है. So I think it is what is from an alpha generation point of view, one is theme identify करना
सेकेंडली बॉटम टॉप डाउन हम कितने राइटली थीम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंडली बॉटम्स अप how better we can choose stocks to benefit from that theme. It will be a combination of these two combined with that, but यहाँ पे execution one needs to be agile from that point of view. For example, generally an investor एक कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल एक थीम अच्छा नहीं कर रही है, तो हम बहुत बार डिसमिसिव रहते हैं. हमें लगता है ग्रोथ आ जाएगा, थीम अच्छा करेगी, तो हम बहुत पेशेंस दिखाते हैं. तो हम पेशेंस दिखाएंगे, बट आई थिंक एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. So it's a combination of both theme selection and stock selection combined with agility. But also one thing sir, देखिए return generate alpha creation का हम बात करते हैं तो return का बात करते हैं, but हम risk management का कभी नहीं बात करते हैं. That is very important. So that is very important in a thematic category. So what we are saying is एक हम theme generally हमने जो मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है उसमें 12-13 थीम्स है, उसमें कोई भी थीम्स में 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है. तो ये डाइवर्सिफाइड फंड है उस तरीके का जहां आपको एक्सपोजर हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ मिलता है. वन इज दैट. सेकेंडली हमने डिसाइड किया है कि कोई भी स्टॉक का वेटेज 5% से ज़्यादा नहीं रहेगा पोर्टफोलियो में. तो अगेन ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, बिकॉज क्या होता है टाइम्स एज फ्रॉम अ बिहेवियर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमें कंपनी कोई बहुत अच्छा लगता है, one can go overboard and buy 8, 9, 10% of the fund. But we don't want one stock to dictate the returns of this fund. That's why we said we want the entire portfolio to do well rather than एक या दो stock अच्छा करने का. So risk management will be a very important feature of this fund along with proper selection of themes and stocks in that sector. तो जो आपने कहा कि 5% से ऊपर वेटेज नहीं होगा एक स्टॉक का, तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है वो फिर भी, क्योंकि अगर 5% की बात करो तो 20 स्टॉक्स में भी पूरा पोर्टफोलियो बन सकता है, तो वैसा तो डेफिनेटली आप नहीं करेंगे. पर आपकी जो अप्रोच है वो क्या रहेगी? फोकस अप्रोच होगी यहाँ पर या फिर वेल डाइवर्सिफाइड फंड होगा ये? सर जैसा मैंने बोला ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड रहे. करीब करीब कितने स्टॉक्स हो सकते हैं? अभी हमने जो मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है उसमें 36 स्टॉक्स है. 36 स्टॉक्स अक्रॉस 13 और 14 थीम्स. तो इट इज़ अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जहाँ पे टॉप वेट 4% है और बॉटम वेट 2% है. सो दैट इज़, सो एवरेज में अगर आप 2.5% वेटेज लोगे अक्रॉस नेम्स तो 40 नाम पोर्टफोलियो में आना चाहिए. सो दैट इज़ हाउ. बट अगेन व्हाट आई विल से इज सर ये थीम्स कुछ नए थीम्स नहीं है और हमारे एग्जिस्टिंग फंड्स है, तो हम एग्जिस्टिंग फंड्स में खेल रहे हैं वो सब थीम्स. ओनली डिफरेंस इज मे बी कोई थीम है, हम एग्जाम्पल सपोज क्विक कॉमर्स का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई थीम में हम कोई दूसरे फंड में हम 3% या 4% पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, यहाँ पे मे बी 8-9% वो रख रहे हैं. तो ये फंड एक तरीके का बाकी सेक्टर फंड्स के जो बेस्ट थीम्स होते हैं उसमें इंक्लूड किया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लाइक लॉट ऑफ सेक्टर फंड्स आर देयर. सेक्टर फंड्स में क्या होता है, सपोज एक सेक्टर अच्छा कर रहा है एट सम पॉइंट इन टाइम, बट मे बी 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर के बाद वो सेक्टर हो सकता है नहीं अच्छा करे. बट सेक्टर फंड इन्वेस्टर तो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसका परफॉर्मेंस लंपी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट. हो सकता है 2 साल वो सेक्टर अच्छा करे, विल मेक गुड मनी, 2 साल अच्छा नहीं करे, विल नॉट मेक मनी. तो फॉर दिस पर्पस दिस इज़ अ डाइवर्सिफाइड फंड कैटेगरी, जहाँ पे सपोज हम अगर मैन्युफैक्चरिंग फंड के 1-2 थीम से अंडर मैन्युफैक्चरिंग फंड, वो 1-2 थीम यहाँ पे रहेगा. अगर कंजम्पशन फंड्स के 1-2 अच्छे थीम्स है वो इसमें रहेगा. अगर IT एंड डिजिटाइजेशन फंड के 1-2 अच्छे थीम्स है वो इसमें रहेगा. सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट थीम्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टोरल फंड्स एक्चुअली. तो एक तरह का डाइवर्सिफाइड फंड बन जाता है. आदित्य जी, अभी आप कह रहे हैं कि थीमेटिक फंड है, हम जानते हैं कि बिजनेस साइकिल एक थीम है. एट द सेम टाइम ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है क्योंकि अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट किया जा सकता है. तो कई थीम होती हैं जहाँ पर नैरो मैंडेट होते हैं, पर यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. पर फिर भी आप मुझे बताइए कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये एक टैक्टिकल एलोकेशन के रूप में इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कोर पोर्टफोलियो में अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टर एक बिजनेस साइकिल फंड को चुन सकते हैं? सर जैसा मैंने आपको बोला पहले कि ये एक फंड है जो बिजनेस साइकिल फंड है, ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है.
बट एक डाइवर्सिफाइड फंड वर्सेस अ डाइवर्सिफाइड फंड इट इज़ लेस डाइवर्सिफाइड. Okay. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव रिस्क ऑफ दिस फंड being a thematic fund is higher than a diversified fund category but lower than a sector fund. तो अगर हम रिस्क पॉइंट ऑफ असेस करते हैं सबसे कम रिस्क डाइवर्सिफाइड फंड में रहता है, उससे ज़्यादा एक थीमेटिक बिजनेस साइकिल फंड में रहेगा, उसके ऊपर एक सेक्टोरल फंड में रहेगा. मेरा ना एक सेक्टर तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, बट थीमेटिक में भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग थीम है, कंजम्पशन थीम है, उनसे अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो शायद वहाँ सर्विस इंडस्ट्री आपको देखने को नहीं मिले पोर्टफोलियो में, जबकि अगर बिजनेस साइकिल की बात करें तो यहाँ पर तो सभी तरह की कंपनीज हो सकती हैं. तो मैं इस तरह की थीम से कंपेयर करना चाहूँगा. मतलब हम डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी या इस तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. मेरा कंपैरिजन सिंपल है कि इस तरह की जो थीम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर कंजम्पशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस तरह की थीम से कंपेयर करें तो बिजनेस साइकिल फंड को हम कहाँ पर रख सकते हैं? सर वर्सेस सेक्टरल फंड्स ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है वर्सेस थीमेटिक फंड. वर्सेस अ थीमेटिक फंड. तो ये एक टैक्टिकल फंड नहीं हो सकता है, ये एक कोर फंड हो गया अगर हम कंपेयर करेंगे सेक्टरल फंड के मुकाबले. बिकॉज क्या होता है, सेक्टोरल फंड हो सकता है एक सेक्टर लोगों को लगता है अगला 1-2 साल अच्छा करेगा, बट मे बी उसके बाद लगे नहीं अच्छा करे. मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो सेक्टरल नहीं है ना, वो थीम है. मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है, बट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग जो हम सोच रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग 1-2 साल के बाद वो थीम नहीं काम करे. बिजनेस साइकिल क्योंकि डाइवर्सिफाइड है तो बिजनेस साइकिल फंड में भी मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, बट अगर 1-2 साल के बाद लगे कि मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम नहीं चल रहा है, एक बिजनेस साइकिल फंड मैनेजर कैन एग्जिट मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स and get into some other. तो मेरा सवाल वही था कि विद इन द थीम ऑल्सो, सेक्टरल फंडिंग विद इन द थीम ऑल्सो, सारी थीम एक जैसी नहीं है. कुछ थीम्स एक मतलब शॉर्ट पीरियड में शायद अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं पर लॉन्ग टर्म में ना कर पाएं. उसके कंपैरिजन में आप कह रहे हैं कि बिजनेस साइकिल जो थीम है ये एक लॉन्ग टर्म थीम है. मैं सही समझ रहा हूँ ना? हाँ, लॉन्ग टर्म थीम है और ये कोर पोर्टफोलियो है कंपेयर टू अ थीमेटिक फंड्स. ठीक है. अब मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम हमेशा रिटर्न्स की बात करते हैं, हालांकि आपने बहुत ही सरल भाषा में और यह मैं कहूँ कि सीधी बात आपने की कि रिटर्न्स नहीं, उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी होता है और उसका आप ख्याल रखते हैं. तो आप मुझे बताइए एक इस चीज़ को लेकर कि पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा वेटेज नहीं होगा कि स्टॉक का, ये एक क्राइटेरिया हो गया रिस्क मैनेजमेंट के लिए. और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन से पैरामीटर हो सकते हैं रिस्क मैनेज करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में? सर फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एक तो एक थीमेटिक कैटेगरी है, तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम एक थीम में बहुत पैसा नहीं लगाते, बिकॉज थीम सही भी हो सकता है, थीम गलत भी हो सकता है. तो पहला है थीम में आप डाइवर्सिफाई कीजिए. तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी थीम में हम 10% से ज़्यादा नहीं लगाएंगे. तो 12-14 थीम है फंड में. थीम में 10% से ऊपर नहीं होगा, स्टॉक में 5% से ऊपर नहीं होगा. सो थीम में 10% के ऊपर नहीं रहेगा और स्टॉक में 5% के ऊपर नहीं रहेगा. तो वी आर सेइंग इट विल बी अ फेयरली डाइवर्सिफाइड portfolio. So number of names will also be 35-40 names. So I think risk is not so we are controlling risk from that point of view. सर एक चीज़ है कि जो हम बोल रहे हैं 70% प्रो सिक्लिकल एक्सपोजर रहेगा और थीम से अटैच है, तो इसका मतलब ये थीम में जो भी कंपनीज है आर नॉट ट्रेडिंग चीप. एक्चुअली मार्केट में डिस्कवर्ड हो गया है, इट इज़ ट्रेडिंग एक्सपेंसिव. तो वन ऑफ द, आई विल नॉट से रिस्क, आई विल से वन ऑफ द चैलेंज will be to make sure that वो थीम में आप कोई कंपनी को ओवरपे नहीं करो. तो योर डिसिप्लिन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज टू अवॉइडिंग, बिकॉज एट टाइम्स वो नरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको लगता है कि कोई भी भाव पे मैं ले लेता हूँ. तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन देयर टू मेक श्योर कि वी डोंट ओवरपे फॉर एनी थीम और एनी कंपनी अंडर दैट थीम. ये एक चीज़ सब फंड के लिए रेलिवेंट है, बट मोर सो इन अ थीमेटिक फंड, बिकॉज नरेटिव प्लेज अ बिग पार्ट इन टर्म्स ऑफ कौन सी थीम चल रही है, कौन सी थीम नहीं चल रही है. सो ये 2-3 चीज़ है सर, मेनली रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मीन इफ यू लुक एट इन्वेस्को एज अ हाउस, वी आर अ हाउस, रिटर्न इज वन पार्ट, बट वी हैव लाइक monthly risk management meetings and all those things. So we make sure that the
risk what any portfolio carries is not very high from that perspective. Got it. आदित्य जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड को बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन किया। आपने अपनी स्ट्रेटजीज हमें बताई और ये एक नया फंड है, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पंकज जी, एंड थैंक यू ऑल टू ऑल योर व्यूअर्स। तो आज हमने मुलाकात की आदित्य खेमानी जी से और समझा बिजनेस साइकिल फंड को, और ये NFO 6 फरवरी 2025 से लेकर 20 फेब 2025 तक ओपन है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, तो NFO क्लोज होने के बाद फिर से विद इन 5 वर्किंग डेज कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन के लिए ओपन हो जाएगा। तो आप NFO के दौरान भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, NFO के क्लोज होने के बाद जब दोबारा ओपन हो तब भी इस फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ साथ, जैसा आदित्य जी ने कहा कि बिजनेस साइकिल एक ऐसी थीम है जो कि लॉन्ग टर्म थीम है, और यहाँ पर क्योंकि जो स्टॉक सिलेक्शन है, थीम सिलेक्शन है, वो इकोनॉमी की जो साइकिल्स हैं उसके हिसाब से होता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि डाइवर्सिफाइड फंड या फिर ब्रॉडर थीम के मुकाबले या ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में कहूँगा कि बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है लॉन्ग टर्म में। तो इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा आप इस तरह के फंड में या इन्वेस्को इंडिया बिजनेस साइकिल फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।